Hello students, today we are going to study the another topic of your business studies subject, that is principles of management developed by Henry Fayol. This topic is for class 12th EC English medium commerce. What we are going to study today? Principles of management developed by Henry Fayol. Who is Henry Fayol? Henry Fayol is known as father of principles of management. Henry Fayol जो है वो फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये किसने बनाए हैं? आफ्टर अ लॉट्स ऑफ रिसर्च हेनरी फ्योल ने कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए। ठीक है, किसने डेवलप किए? ये हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल एक पर्सन थे जिन्होंने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया था? डेवलप किया था। तो जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? हेनरी फ्योल ने। आपकी बुक में दिया होगा, उनकी हिस्ट्री बताई है कि हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में फ्रांस में। कहाँ हुआ था? 1841 में फ्रांस में। और उन्होंने अपनी लाइफ एज एन इंजीनियर शुरू की थी। अपनी स्टार्टेड लाइफ जो शुरू की थी वो एज एन इंजीनियर उन्होंने वर्क किया। 1860 में वो एक ऐसी कोल माइन कंपनी में जो है अपॉइंट हुए एज ए इंजीनियर। 1860 में कोल माइन कंपनी में वो एज एन इंजीनियर अपॉइंट हुए और 1866 में वहाँ का मैनेजर बना दिया गया। उनको क्या बना दिया गया? वहाँ का मैनेजर। एक कोल माइन कंपनी में उनको क्या किया गया? एज एन इंजीनियर जॉब दी गई और उसके बाद 1866 में उनको वहाँ का मैनेजर बना दिया गया। ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 20 years एज मैनेजर, दैट कंपनी वॉज सफरिंग लॉस। इन दैट कंडीशन ही वॉज प्रमोटेड एज जनरल मैनेजर। ही वॉज इन दैट पोस्ट फॉर 30 years एंड ड्यूरिंग दिस ईयर ही ट्रांसफॉर्म द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द रिमार्केबल मैनर। उन्होंने क्या किया? जब उनको मैनेजर बनाया गया तो कंपनी तब क्या चल रही थी? लॉस में चल रही थी। ठीक है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था एज एन इंजीनियर और उन्होंने एक कोल माइन कंपनी ज्वाइन की 1860 में एज एन इंजीनियर और वहाँ पर 1866 में उनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया? 1866 में वहाँ पर मैनेजर। जब उन्होंने ज्वाइन किया, मैनेजर बने, तब वो कंपनी क्या कर रही थी? बहुत सारे हैवी लॉस में चल रही थी। फिर उनका जो है प्रमोशन कर दिया गया कुछ समय बाद और उनको जनरल मैनेजर बना दिया और वो कंपनी अभी भी लॉस में चल रही थी। लेकिन उन्होंने जब 30 साल वहाँ काम किया तो 30 साल में उन्होंने इस तरीके से काम किया कि वो कंपनी क्या आ गई? एकदम से इतने प्रॉफिट में आ गई और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी आ गई वो कंपनी, लॉस को रिकवर करके। साथ ही साथ वो कंपनी एक रिमार्केबल मतलब एक अलग पहचान के रूप में उभर के सामने आई। तो ये सब किसकी मेहनत के कारण हुआ? हेनरी फ्योल। फिर हेनरी फ्योल ने क्या किया? बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारी जो है थ्योरीज देखी, उसके बेस पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जिनको हम आज बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने डेवलप किए थे? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही प्रिंसिपल्स निकाले थे। व्हाट आर प्रिंसिपल्स? ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल गाइडलाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विच द बिजनेस ऑपरेट्स और मैनेजमेंट इज़ डन, जिसके बेस पर बिज़नेस को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है या मैनेजमेंट किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? गाइडलाइंस हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हेनरी फ्योल कौन है? मैंने बता दिया आपको कि वो फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने कैसे अपना बिजनेस कैसे अपना जो है कैरियर शुरू किया था और उन्होंने फिर क्या किया जिससे कि वो कंपनी क्या हो गई? डेवलप हो गई। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है उनका प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? काम को बांट दो। पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया कि काम को बांट दो। जो पर्सन है, जो क्वालिटी रखता है, स्पेसिफिक पर्सन टू ए स्पेसिफिक जॉब टू ए स्पेसिफिक पर्सन, उनको जॉब किसके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए? उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो पर्सन में जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग काम को क्या कर देना चाहिए? हमको बांट देना चाहिए। बांट देना चाहिए का मतलब है कि हर एक पर्सन जो है उसकी एक अलग क्वालिटी होती है, अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल है उसको उस जॉब को दे देना चाहिए। मतलब सबके बीच में काम को क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। जिससे क्या होगा? सबको अपना काम पता रहेगा और सब अपने अपने काम करेंगे तो काम जल्दी हो पाएगा। दूसरा क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ जिन लोगों को आपने काम बांटा है
उनको उस काम को किस तरीके से करना है, उसका अधिकार यानी अथॉरिटी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अगर उस काम में कोई गलती होती है तो वो भी उनको ही दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब सामने वाले को उस काम को करने के, उसके लिए निर्णय लेने के यानी कि डिसीज़न लेने के अधिकार रहेंगे और उसके ऊपर जवाबदारी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। साथ ही साथ मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हमेशा वर्कर के काम पर नज़र बनाए रखना चाहिए, ताकि जो है वर्कर को ये देखना चाहिए कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, ताकि क्या बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, सब अपने काम से काम रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है आगे की तरफ जाएगा, वो क्या करेगा, डेवलप होगा, ठीक है, सक्सेस पर जाएगा। तो डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो है वन पर्सन में ऑर्डर, ठीक है, कोई एक सुपीरियर होना चाहिए जो क्या करे, केवल ऑर्डर दे, ठीक है, कमांड करे। क्या होता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 बॉस हैं हमारे, मान के चलो भाई 4 बॉस हैं। अब क्या होगा, इससे सब लोग अलग अलग कमांड करेंगे तो वर्कर क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि देयर मस्ट बी ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर होना चाहिए और वो सारे ग्रुप को क्या करे, कमांड करे, वो सारे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दे, उनको कमांड दे, उनको ऑर्डर्स दे। और जब एक ही आदमी से या एक ही सोर्स से जब कमांड, ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वर्कर्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर जो आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि कैसे करना है, कमांड का मतलब है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भी बताया जाए तो वो जो होना चाहिए, जो प्लान होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। सारे वर्कर्स के लिए एक ही प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से किस काम को करना है। देयर मस्ट बी ओनली वन प्लान फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है, किसी के लिए कोई दूसरा तरीका, किसी के लिए कोई दूसरा तरीका, ये नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन यानी कि प्लान, एक ही प्लान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो कमांड करे, और साथ ही में जो प्लान हो, काम करने का जो तरीका हो, वो भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी टू कॉमन इंटरेस्ट। हमको अपने वर्कर्स को इस तरीके से मोटिवेट करना है, इस तरीके से उनमें इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम को, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को अपना एम समझने लगें। मतलब कि उनको इस तरीके से हमको काम करवाना है, इस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी बिज़नेस का जो एम है वो उसको अपना एम समझकर काम करें। और जब वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के एम को अपना एम बना लेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी टू कॉमन इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या वेजेस, जो काम के लिए हर्जाना दिया जाता है, जो सैलरी या वेजेस दिए जाते हैं। तो अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी पे करेंगे, ये सिद्धांत कहता है कि वर्कर्स को सफिशिएंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी फंड्स पे होना चाहिए। अगर वर्कर्स को उनकी कैपेबिलिटी, उनके टैलेंट के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन शुड बी पेड टू द वर्कर्स। सफिशिएंट अमाउंट मतलब पर्याप्त सैलरी या वेजेस उन वर्कर्स को मिलते रहना चाहिए, जिससे कि उनका काम में क्या लगा रहे, मन लगा रहे। क्योंकि जब पैसा उनको मिलेगा, सैलरी उनको मिलेगी, तो वो मन लगाकर काम करेंगे। जितना उनका एक्सपेक्टेशंस है, जितना उनका टैलेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो भी ऑर्डर है, जो भी प्लान है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कुछ करना है वो एक ही सोर्स से होना चाहिए, केंद्र है ना, एक ही केंद्र से सारे ऑपरेशन, एक ही सेंटर से सारे ऑपरेशन होना चाहिए, एक ही जगह से सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, सारे ऑर्डर्स भी आना चाहिए, सारे कमांड्स भी आना चाहिए। तो दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब इंफॉर्मेशन का, वर्किंग का केवल क्या होना चाहिए, एक ही सोर्स हो, जिससे वर्कर्स में किसी तरीके की कोई भी जो है कन्फ्यूज़न या संदेह ना हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ परफेक्ट प्रोटोकॉल होने चाहिए। प्रोटोकॉल की कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, एक अपवर्ड्स। अपवर्ड्स किससे आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसको कमांड करेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको कमांड करेगा, सुपरवाइज़र। और सुपरवाइज़र किसको कमांड करेगा, वर्कर्स को। तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जो है
सीधा सीधा वर्कर मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता, सीधा वर्कर डायरेक्टर ओनर से बात नहीं कर सकता। वहाँ पर एक चेन फॉलो होती है कि आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किससे कम्युनिकेट आपको करना है। तो जब वर्कर की बात आएगी, वर्कर का हेड कौन है? सुपरवाइज़र। तो वर्कर किससे कम्युनिकेट करेगा? सुपरवाइज़र से। सुपरवाइज़र किससे कम्युनिकेट करेगा? मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट किससे कम्युनिकेट करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। उस सीक्वेंस को डाउनवर्ड अपवर्ड ले जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्केलर चेन बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक, ठीक है। तो जो है देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इट्स प्लेस, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है कि हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, या हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। हर चीज़ की क्या होनी चाहिए? एक जगह होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, या हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की जो भी वर्किंग हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए, वेल अरेंज्ड होनी चाहिए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब एक के बाद एक स्टेप को फॉलो किया जाना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे क्या होगा? हमको सारे स्टेप्स पता होंगे और हम अच्छे से क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है समानता का सिद्धांत, समानता, इक्वलिटी। तो यहाँ पर सारे वर्कर्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको एक जैसे राइट्स हों, सबको एक जैसी ड्यूटीज़ हों, सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट मिले। तो इससे क्या होगा? किसी भी जो है एम्प्लॉय में, हमारे वर्कर में जो है किसी तरीके के कोई भेदभाव नहीं होगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब है न्यू इनोवेशंस। जो है वर्कर्स जो हैं सबके पास क्या रहते हैं? कुछ ना कुछ नया रहता है। तो हमको हमेशा किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? नए इनोवेशंस की तरफ, नए आइडियाज़ की तरफ। नए इनोवेशंस और नए आइडियाज़ क्या करते हैं? बिज़नेस को इजीली सक्सेस पर ले जाते हैं। कोई एक अच्छा आइडिया अगर बिज़नेस को मिल जाएगा तो बिज़नेस क्या करेगा? वेल ग्रोथ करेगा, जल्दी से क्या करेगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। तो नए इनोवेशन और नए आइडियाज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे वर्कर्स क्या करें? नए आइडियाज़ को जनरेट करें, नए इनोवेशंस करें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। जब तक आप वर्कर्स को जॉब की सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो जो है मन लगाकर काम नहीं करेंगे। आज मैं ही हूँ, मैं अगर किसी संस्था में काम कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि ये संस्था में मैं कब तक रहूँगा, या कब रहूँगा, कब नहीं रहूँगा, कब मुझे निकाल दिया जाएगा, तो मैं कभी भी उस जगह पर मन लगाकर काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है कि मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ क्या करने आ रहा हूँ? अर्निंग। वैसे ही हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसकी जॉब क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरीके की अनसिक्योरिटी ना हो। उसको पता होना चाहिए प्रमोशन मिले। तो हमेशा प्रिंसिपल्स के आगे ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि उनको ये लगे और उनको सिक्योरिटी दी जाए जॉब की, कि नहीं, अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक काम करेंगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसके एम को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी की बात आती है कि हर एक वर्कर को जॉब की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है सबको मिला जुला कर, सामंजस्य से एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहकर काम करना चाहिए। जो है कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, सबका आपसी तालमेल क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स, ये किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को किस नाम से बुलाया जाता है? फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने कितने दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स। डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट दो, उनको अधिकार भी दे दो और जिम्मेदारी भी दे दो। डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक ही सुपीरियर कमांड करे, एक ही प्लान के अकॉर्डिंग काम हो। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है वही किसके एम में बदलने की कोशिश करो? एम्प्लॉय के। उनको पर्याप्त जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी और वेजेस पे करो, है ना। एक ही केंद्र होना चाहिए, वन सेंटर फॉर ऑल सोर्सेज, ठीक है। स्केलर चेन, देयर मस्ट बी अ अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब सिस्टमेटिक वर्क। इक्विटी मतलब इक्वलिटी अमंग द वर्कर्स। इनिशिएटिव हियर रेफर्स टू द न्यू इनोवेशन एंड आइडियाज़। स्टेबिलिटी दैट रेफर्स टू सिक्योरिटी ऑफ जॉब। एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स मेकिंग कोऑर्डिनेशन मीन्स उनके बीच में सामंजस्य या कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके नोट्स आपको जो है PDF से ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू।